हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। अपना इससे पहले टॉपिक हो चुका था एमेनोरिया। उसके बाद अब शुरू करते हैं हाइपोमेनोरिया। क्या होता है? आर्तव व्यापक चल रहे थे हमारे, जिसके अंदर हमने एमेनोरिया पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया जो होता है वो होता है जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वो 2 दिन से भी कम टाइम पीरियड के लिए होती है और मात्रा भी उसकी कम रहती है। यानी उसका ड्यूरेशन और उसका अमाउंट ये दोनों ही क्या रहते हैं? कम मात्रा में रहते हैं। यानी ड्यूरेशन तो रहते हैं इसका 2 दिन से भी कम टाइम तक रहता है। और जनरली अगर ड्यूरेशन देखते हैं तो वो 3 से 5 दिन का होता है। और अगर अमाउंट की बात करते हैं, जनरल अमाउंट की बात करते हैं, तो वो 20 से 80 ml होता है। और इसमें क्या होता है, 20 ml से भी कम में ब्लीडिंग होती है अमाउंट में, तो इसे बोलते हैं क्या? हाइपोमेनोरिया। नेक्स्ट है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया वो होता है जिसमें जनरल जो फ्रीक्वेंसी जो होती है एक मेंस्ट्रुअल पीरियड की फ्रीक्वेंसी होती है 28 to 35 डेज। ये फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर एक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पीरियड होता है। अगर 35 दिन से भी अधिक दिन के बाद अगर मेंसेस आता है तो उसे बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं मिनोरेजिया या हाइपरमिनोरेजिया। इसमें क्या होता है, अगर ब्लीडिंग का अमाउंट जो है वो 80 ml से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ड्यूरेशन भी क्या होता है 7 दिन से ज़्यादा होता है। यानी कि जस्ट इसका अपोजिट है। हाइपोमिनोरिया का जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है? हाइपरमिनोरिया या फिर मिनोरेजिया भी बोलते हैं इसको। यानी कि अमाउंट जो होता है वो 80 ml से ज़्यादा होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो 7 दिन से भी ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग चलती है। फिर आता है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया जो होता है उसमें क्या होता है कि यूटेराइन इर्रेगुलर, यानी कोई रेगुलर टाइम पीरियड नहीं है कि कब होगी कब नहीं होगी, तो इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है। असाइक्लिक, किसी पर्टिकुलर साइकिल फिक्स नहीं है इसके अंदर कि 28 डेज़ के बाद ही रिपीट होगा। होना चाहिए था यही, लेकिन या तो मतलब कि ये कि अभी मान लो मेंसेस गया है, 10 दिन हुए हैं फिर आ गया मेंसेस, 15 दिन हुए हैं फिर आ गया मेंसेस, 20 दिन हुए हैं फिर आ गया, तो यानी असाइक्लिक ब्लीडिंग होती है। यानी कि साइकिल जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इसमें फिक्स नहीं होती है। तो असाइक्लिक ब्लीडिंग होती है किसके द्वारा? यूट्रस के द्वारा। तो वो होता है क्या? मेटोरेजिया। लेकिन अमाउंट जो होता है वो भी क्या होता है? वेरिएबल होता है। और इसमें क्या होता है, वेजाइनल ट्रैक्ट में या फिर किसी भी प्रकार के फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ब्लीड ऑन टच, यानी कि टच करने पर ही क्या होती है? ब्लीडिंग हो जाती है। जेनिटल ट्रैक्ट में किसी भी पार्ट से इसमें ब्लीडिंग हो सकती है टच करने पर। ठीक है, तो ये होता है मेटोरेजिया। उसके बाद होता है AUB, जिसे एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग बोलते हैं। AUB क्या होता है? AUB होता है ब्लीडिंग का एबनॉर्मल होना। किस किस में एबनॉर्मल होगा? 3 चीज़ों में एबनॉर्मलिटी देखी जाती है। पहला होता है जनरल, अगर हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तब है ये नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल ड्यूरेशन और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर नॉर्मल बात करते हैं तो नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है वो 20 से 80 ml का होता है। अप्रोक्सीमेट अगर एवरेज लगाते हैं तो 30 ml मान लो, 35 ml, 35। ठीक है। ड्यूरेशन की अगर बात करते हैं तो 3 से 7 दिन का होता है, लेकिन अपन जनरली 4 से 5 दिन या 3 से 5 दिन लेके चल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं तो 28 डेज़ या 21 दिन या 35 दिन तक ये होता है। और एवरेज की बात करते हैं तो वो आता है 28 डेज़ पे हमेशा क्या होता है? साइकिल रिपीट होता है। तो इन तीनों में से अगर किसी में भी ब्लीडिंग की एबनॉर्मलिटी हो जाना क्या कहलाता है? AUB, यानी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग कहलाता है। अब देखते हैं, जैसे 21 दिन से पहले अगर साइकिल स्टार्ट हो गया, इससे पहले हम पढ़ के आए थे कि 35 दिन के बाद अगर होता है तो ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। और यही है कि 21 दिन से पहले अगर स्टार्ट हो गया तो उसे पोलीमेनोरिया या फिर एपिमेनोरिया बोलते हैं। अमाउंट और वॉल्यूम और ड्यूरेशन तीनों में क्या होता है? वेरिएबल होता है। उसे बोलते हैं हाइपर या फिर हाइपोमिनोरिया, जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी, यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी इर्रेगुलर साइक्लिक ब्लीडिंग जो होती है वो थी। और रेगुलरिटी यानी कि कोई रेगुलर टाइम ड्यूरेशन नहीं है, उसका एबनॉर्मल होना क्या कहलाता है? मेटोरेजिया, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया जिसे बोलते हैं कष्ट आर्तव। ठीक है।
कष्ट आर्तव क्या आता है कि जब ब्लीडिंग जो होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वो कष्ट के साथ में होती है, यानी कि पेन के साथ में। तो पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना या फिर पेनफुल मेंसेस आना क्या कहलाता है? डिस्मेनोरिया या फिर कष्ट आर्तव कहलाता है। यानी कि जब कष्ट के साथ में आर्तव का स्राव होता है तो उसे कष्ट आर्तव कहा जाता है। कष्ट आर्तव किन किन योनि व्यापद में देखने को मिलता है, या फिर ऐसे बोल दें योनि व्यापद कौन कौन से हैं जिनका मॉडर्न कोरिलेशन कष्ट आर्तव के साथ में किया गया है। ठीक है, और कष्ट होना, पेन होना, ये किसके सिम्टम होते हैं? वात का सिम्टम होता है। तो सीधी सी बात है, इन सब में कौन सी होगी? वात दोष प्रधान होगा, तो वही है। जैसे कि वातज योनि व्यापद है, सन्निपातज योनि व्यापद है, उदावर्तनी योनि व्यापद होता है एक। ठीक है, एक होता है सूचीमुख पिन होल वेजाइना या पिन होल सर्विक्स, सूचीमुख योनि व्यापद। इन सब योनि व्यापद में कष्ट आर्तव पाया जाता है। रही बात इन योनि व्यापद की बात करनी है तो इससे नेक्स्ट चैप्टर है उसमें अपन बात करेंगे। उसके बाद है इसकी चिकित्सा। ये 10 नंबर का या फिर 5 नंबर का पूछा जाता है, तो मैक्सिमम इसके चांस 10 नंबर के ही रहते हैं। या फिर ये भी आ सकता है कि मतलब कि वातज योनि व्यापद का वर्णन करो, इतना ही आ जाएगा। तो आप वातज योनि व्यापद भी समझा के आओगे, साथ ही उसके साथ ये डिसमेनोरिया भी समझा के आओगे। क्लियर? वातज योनि व्यापद बोले, कष्ट आर्तव बोले, एक ही बात है। इनको अगर क्वेश्चन वातज योनि व्यापद से पूछा जाता है और वहाँ पे 10 नंबर में यही क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर में वातज योनि व्यापद पूछ के लिया, तो आप मॉडर्न कोरिलेशन उसका डिसमेनोरिया करके आना। चिकित्सा, स्नेहन करवाना है, सीधी सी बात है। वात का शमन करने के लिए स्नेहन करवाना है, स्वेदन करवाना है और वात का अनुलोमन करवाना है। रजह परिवर्तनी वटी देनी है ताकि इजीली जो है वो मेंसेस फ्लो हो जाए। दशमूलारिष्ट वात के शमन के लिए, अशोकारिष्ट देना है और कुमार्यासव और दशमूल का क्वाथ देना है उसे। ठीक है, अब आती है मॉडर्न की बात। मॉडर्न की अगर बात करते हैं तो पेनफुल या फिर डिफ़िकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो पेन के साथ में या डिफ़िकल्टी के साथ में होती है। डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन वही जो मैंने बताई है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होना जिसमें इतना पेन होता है उस पेशेंट को या फीमेल पेशेंट जो हमारी है उसको, कि पेशेंट जो है अपनी डे टू डे यानी कि जो रोज़मर्रा के जो कार्य हैं उनको करने में भी समर्थ ना हो और मेंस्ट्रुअल फ्लो पेन के साथ में हो, तो उसे क्या कहते हैं? डिसमेनोरिया फिर या कष्ट आर्तव कहते हैं। ईटियोलॉजी, या तो ईटियोलॉजी में ये हो सकता है कि पहला कारण है कि साइकोसोमेटिक फैक्टर। साइकोसोमेटिक फैक्टर का मतलब ये है कि स्ट्रेस है, टेंशन है, उसके कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण है यूटेराइन कोज, यानी कि मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट जो कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के ऑर्गन का निर्माण करती है। अगर मुलेरियन डक्ट अविकसित होगी तो मतलब कि या तो यूट्रस विकसित नहीं होगा या एंडोमेट्रियम पूरी तरह से विकसित नहीं होगी, या फिर पिन होल सर्विस होगी, या फिर वेजाइना जो है वो ऊपर से उठी हुई होगी, तो जिसके अंदर मेंसेस जो आएगा वो कष्ट के साथ में आएगा। जैसे उदावर्तन योनि व्यापद में यही तो होता है, वो ऊर्ध्वमुखी हो जाती है वेजाइना, तो उसके अंदर तो वही है। सर्वाइकल कोज के अंदर क्या आएगा? सर्वाइकल कोज में ये मान सकते हैं कि सर्विक्स जो है वो क्या होगी? पिन होल सर्विक्स होगी। ठीक है, दूसरा आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस इसमें है कि ओव्यूलेटरी साइकिल में जो प्रोजेस्टेरोन होता है उस प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेशन के कारण सर्विक्स की जो मायोमेट्रियम होती है उसके स्मूथ मसल्स, जो सर्विक्स की जो मायोमेट्रियम होती है उसकी जो स्मूथ मसल होती है उनके अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। उन मसल्स के अंदर आपस में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा? खिंचाव होगा, जिसके कारण क्या होगी? सर्वाइकल कैनाल की नैरोइंग, यानी कि सर्वाइकल कैनाल जितनी होनी चाहिए थी, जितना रास्ता उस मेंसेस को जाने के लिए मिलना चाहिए था मेंस्ट्रुअल ब्लड को, उतना नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण सर्वाइकल कैनाल जो थी उसकी नैरोइंग हो जाएगी और पेनफुल क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। क्लियर? पांचवा है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है उसके कारण, कि प्रोस्टाग्लैंडिन होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसका सिंथेसिस होता है, यानी कि उसका निर्माण होता है हमारे बॉडी में। तो
प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के सिंथेसिस के कारण मायोमेट्रियल एक्टिविटी, यूट्रस की जो मायोमेट्रियम जो होती है, ठीक है, पहले पेरीमेट्रियम होती है सबसे बाहर, फिर मायोमेट्रियम होती है और फिर होती है एंडोमेट्रियम। क्लियर? जो बीच वाली जो लेयर होती है मायोमेट्रियम, उसके अंदर एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है यूट्रस के अंदर हाइपर एक्टिविटी हो जाती है और यूट्रस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे वहाँ पर यूट्रस की मसल्स जो होती है उनमें इस्चेमिया हो जाता है, यानी कि O2 की कमी हो जाती है, और वहाँ पे उससे क्या होता है, पेन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो ये होता है पूरी इसकी पैथोलॉजी। फिर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन करवाता क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का एक यही कार्य होता है कि वो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन यहाँ पे भी यही कर रहा था और यहाँ पे भी यही कर रहा है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड वेसल्स में क्या होगा, इस्चेमिया होगा और क्या होगी, पेनफुल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे ये था कि वैसोप्रेसिन बढ़ रहा था, उसने क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस किया, किसने, वैसोप्रेसिन ने, और उसके बाद ये साइकिल हुआ। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बढ़ा और उसके अंदर डायरेक्ट ये साइकिल रिपीट हुआ, ठीक है, ये वाला चक्कर रिपीट हो गया। अब देखते हैं इसके टाइप। ये टाइप जो है इसके दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी यानी कि स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया होता है, एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी जो होता है डिस्मेनोरिया, उसमें होता है कि एज जो होती है पेशेंट की, वो ये जनरली कोमल गर्ल में पाया जाता है, जो कि 18 से 24 साल तक या फिर 30 साल के बाद में भी देखा जाता है ये। लेकिन सेकेंडरी जो होता है वो 30 से 40 साल की वुमेन में पाया जाता है। सेकेंडरी अगर पाया जाएगा तो उसके अंदर कोई ना कोई पेल्विक पैथोलॉजी कारण होगी, यानी कि कोई ना कोई डिजीज़ या कोई ना कोई रीज़न होगा, पेल्विक पैथोलॉजी होगी, उसके कारण ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है, जैसे अगर मदर को है तो डॉटर को होगा। ऑनसेट ऑफ पेन, पेन ऑनसेट कब होता है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पेन का ऑनसेट जैसे मेंसेस आने के कुछ घंटे पहले से कुछ घंटे बाद तक, यानी कि 24 से 48 घंटे तक रहता है। जैसे कि आज मेंसेस आना है, ठीक है, तो आज 4 से 5 घंटे पहले, जिस टाइम में मेंसेस आता है उससे 4 से 5 घंटे पहले पेन शुरू होता है और उसके 24 से 48 या फिर किसी किसी के अंदर 12 घंटे, किसी में 24 घंटे, किसी में 48 घंटे तक रहता है। तो ये जो होता है वो होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ठीक है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या क्या होता है कि जैसे आज मेंसेस आना है उसके 3 से 5 दिन पहले ही क्या होता है, इसके अंदर वुमेन के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो होता है क्या, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ठीक है। उसके बाद साइट ऑफ पेन, पेन होता कहाँ है? यह एक प्रकार का स्पाज्मोडिक पेन होता है, ठीक है, यानी कि जिससे कोई खींच रहा हो, ठीक है, स्पाज्मोडिक पेन होता है। और कहाँ का होता है? बैक रीजन में होता है, थाई रीजन में होता है और लोअर एब्डोमेन में होता है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी एमेनोरिया में जो पेन होता है वो नेचर में डल होता है, यानी डल नेचर का पेन होता है और बैक में होगा, और इसका एक इम्पोर्टेंट है कि ये फ्रंट एब्डोमेन में होता है पेन, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। फिर आता है सिम्टम। सिम्टम की अगर बात करते हैं तो नोज़िया दिखाई देगी, वोमिटिंग भी होती है किसी किसी फीमेल पेशेंट के अंदर मेंसेस के दौरान, या फिर हेडेक और डायरिया भी देखने को मिलता है। वेजोमोटर चेंजेस की बात करते हैं तो पैलर दिखाई देती है या फिर वर्टिगो दिखाई देता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कोज की बात करते हैं तो मैंने बोला कि पेल्विक पैथोलॉजी के कारण ही सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखा जाता है। तो या तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है उस पेशेंट में, या फिर एडिनोमाइसिस हो सकती है, या फिर क्रोनिक पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस हो सकती है, इंसर्शन हो सकता है उसका, या फिर यूट्रस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फाइब्रॉइड हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होगा, जिस डिजीज़ के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होगा। इन डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट होता है वो पढ़ेंगे आगे हम। सेकंड डेफिनेशन है
बिना किसी पेल्विक पैथोलॉजी के, यानी कि प्राइमरी वाले की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि बिना किसी पेल्विक पैथोलॉजी के, कोई प्रकार की कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं है, कोई प्रकार की उस फीमेल पेशेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसके बावजूद भी उसके अंदर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है और यूट्रस से पेन का ओरिजिन हो, ठीक है, यूट्रस से ही पेन का ओरिजिन होता है, तो उसे ट्रू डिस्मेनोरिया कहा जाता है, ठीक है। पेल्विक और एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन उसके बाद में, इसमें अगर एग्जामिनेशन करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई फाइंडिंग नहीं आती, प्रेगनेंसी और लोबुलर से क्या बोलते हैं, लेबर से ये ठीक हो जाता है। ये बोलते हैं कि अगर किसी वुमेन को डिस्मेनोरिया है तो प्रेगनेंसी के बाद या फिर प्रेगनेंसी के बाद और या फिर उसके जो डिलीवरी हो जाती है, लेबर हो जाता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। उसके बाद है उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है उसका 4 तरह से करते हैं। पहला तो है कि प्रिवेंटिव चिकित्सा में यही करते हैं हम कि उसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे, यानी कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ाना, जैसे योगा करना, एक्सरसाइज करना या हाइजीन मेंटेन करना, ये करते हैं। जनरल में ये होता है कि पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे दिया, ठीक है, पेन किलर दे दी, NSAID दे दी, ये देते हैं। मेडिकल के अंदर ये होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा था, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा था, और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगी, मसल्स में क्या होता है, स्पाज्म हो रहा था और वहाँ पे इस्चेमिया हो रहा था, जिसके कारण क्या हो रही, मेंस्ट्रुअल जो था वो पेनफुल हो रहा था, ठीक है, पेनफुल मेंसेस फ्लो हो रहा था। तो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन को ही क्या कर देंगे, सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, तो क्या होगी, वो पेन, वो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो उसके कारण आगे वाली पैथोलॉजी नहीं हो पाएगी। या फिर OCPs या फिर NSAID देते हैं। सर्जिकल में यही करते हैं हम कि हैगर डायलेटर्स जो होता है उसके द्वारा डायलिटेशन करते हैं, जैसे कि अगर पिन होल सर्विक्स है या पिन होल वेजाइना है तो उसका डायलिटेशन करना, या फिर यूट्रस जो थी उसकी सेंसरी नर्व होती है, कौन सी, T11 से लेकर L2 तक, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके कारण अगर ये हो जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, ब्रेन में क्या होगा, पेन का रिसेप्टर, मतलब कि पेन का सिग्नल जो होगा वो ब्रेन तक नहीं जाएगा और पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। या फिर पेल्विक फ्लेक्सस का बायलेटरल क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। पेल्विक फ्लेक्सस जो होता है उसको बायलेटरली क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। ये इसके ट्रीटमेंट है। उसके बाद आता है DUB, पढ़ते हैं। DUB को बोलते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, ठीक है। डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग वही बात है, एबनॉर्मली डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग, यानी कि यूटेरस के द्वारा जो ब्लीडिंग हो रही है, फीमेल के अंदर जो ब्लीडिंग है वो एबनॉर्मल तरीके से होती है। अमाउंट में वेरिएबल हो सकता है, या फिर ड्यूरेशन में वेरिएबलिटी हो सकती है, या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी में वेरिएबल हो सकता है, यानी इन तीनों में से किसी में भी क्या होता है, वेरिएबिलिटी आना या फिर एबनॉर्मलिटी आना क्या कहलाता है, DUB कहलाता है, ठीक है। यानी कि बिना किसी पेल्विक पैथोलॉजी के, यानी कि कोई प्रकार की पेल्विक पैथोलॉजी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रेगनेंसी भी नहीं है, उसके बावजूद भी क्या हो रही है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है उस पेशेंट में, या तो अमाउंट में या ड्यूरेशन में या फ्रीक्वेंसी में, इन तीनों में क्या होती है, एबनॉर्मलिटी के साथ में ब्लीडिंग होती है। एक बार इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, ठीक है। इसमें पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि मेन कोज जो होता है उसका एंडोमेट्रियल कोज होता है, या फिर एंडोमेट्रियल कोज होता है, या फिर HPO एक्सिस, यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी, इनके द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन होते हैं, ठीक है। यह मुख्यतः ये पाया कब जाता है, DUB या डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग फीमेल में कब देखने को मिलती है, प्यूबर्टी के दौरान देखने को मिलती है एक तो, ठीक है, या फिर प्री मीनोपोज, यानी जैसे मीनोपोज जाने वाला है उससे पहले देखने को मिलेगी, चाइल्ड बर्थ के दौरान देखने को मिलेगी, या फिर अबॉर्शन के जस्ट बाद देखने को मिलती है, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो ओव्यूलेटरी होती है, एक एनोवुलेटरी होती है। ओव्यूलेटरी का मतलब ये होता है, ओव्यूलेटरी का मतलब ये होता है कि 20% केसेस में ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, यानी कि उन फीमेल में ओव्यूलेशन तो होता है, ओव्यूलेशन के बाद में, ठीक है, या फिर ओवुलेशन उन फीमेल में प्रेजेंट होगा और उन फीमेल के अंदर क्या देखने को मिलेगी, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। 80% जो केसेस होते हैं उनके अंदर ओवुलेशन होता ही नहीं है, और बिना ओवुलेशन के ही क्या देखने को मिलता है, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग की या फिर ओव्यूलर ब्लीडिंग की, यानी जिन पेशेंट में ओवुलेशन हो रहा है उनकी बात करते हैं।
सबसे पहले इसमें एक आता है एपिमेनोरिया या फिर एपिमिनोरेजिया। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ के आ चुके हैं। ये जनरली कब देखने को मिलता है फीमेल में? प्रेगनेंसी या अबॉर्शन के बाद में, या फिर पीआईडी के कोज में मिलता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में, और प्री मेनोपॉजल पीरियड के दौरान ये देखने को मिलता है। ये कंडीशन बताइए कि कब होता है। अब इसकी पैथोलॉजी देखते हैं कि होता कैसे है ये। सबसे पहले एक बात करते हैं कि एपिमेनोरिया था क्या। एक बार के लिए मैं वापस रिपीट करती हूँ। एपिमेनोरिया वो था जिसके अंदर 21 दिन से पहले ही क्या थी? ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, साइकिल कंप्लीट भी नहीं हुआ था, और 21 दिन से पहले ही क्या थी? ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। जनरली 21 से 35 दिन पढ़ा था और एवरेज हमने 28 दिन पढ़ा था। इसके बाद हो रहा था तो वो ओलिगोमेनोरिया में जा रहा था, और इससे पहले हो रहा था तो वो एपिमेनोरिया में जा रहा था। क्लियर हो गया? अब करते हैं, अब समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल ग्रोथ हार्मोन यानी कि FSH जो होता है वो बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण FSH क्या करता है? फॉलिकल की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो फॉलिकल की ग्रोथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, हाइपर स्टिमुलेशन होगा, FSH ज़्यादा होगा तो। ठीक है, इससे क्या होगा? फॉलिकुलर डेवलपमेंट यानी कि मैच्योर फॉलिकल जो होगा वो क्या बनेगा? जल्दी बनेगा, स्पीड से बनेगा, जिसके कारण क्या होगा? फॉलिकुलर वाला जो फेज होगा यानी कि 3 दिन तक ब्लीडिंग रहती है, उसके बाद में क्या होता है? ये फॉलिकुलर फेज चलती है, उसके बाद में यहाँ पे ये ओव्यूलेशन होता है, और उसके बाद में क्या होता है? ये बीच में 14 दिन का एक पीरियड होता है, उसके बाद में क्या होती है? ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वापस से सेकंड साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो ड्यूरेशन है ओव्यूलेशन से पहले वाला और मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लीडिंग फेज जो थी वो ख़त्म होने के बाद का, ये वाला जो फॉलिकुलर साइकिल है ये क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है। और ये तो क्या होता है? 14 दिन का फिक्स होता है। ठीक है, पोस्ट ओव्यूलेटरी जो फेज़ होती है, ओव्यूलेशन के बाद की जो फेज़ होती है वो तो फिक्स होती है 14 दिन की। तो अगर ये वाला फेज़ जो होता है वो छोटा हो जाएगा तो ब्लीडिंग जो होगी वो क्या होगी? अपने साइकिल से, अपनी डेट से क्या होती है? पहले होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगी? साइकिल छोटी हो जाती है। तो ये था एपिमेनोरिया। उसके बाद पढ़ते हैं ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में ऐसा क्या होता है? ये जनरली होता किन के अंदर है? एडल्ट एज में होता है ये, और प्री मेनोपॉजल पीरियड के दौरान होता है। इसमें क्या होता है? ओवरी जो होती है वो FSH के लिए रेस्पॉन्स नहीं करती ज़्यादा, और अगर ओवरी रेस्पॉन्स नहीं करेगी तो वो क्या बोलते हैं? अपना एग ओवम जो है वो रिलीज़ नहीं करेगी। ओवम रिलीज़ नहीं करेगी तो प्री मैच्योर फॉलिकल जो होगा वो मैच्योर नहीं होगा। ठीक है, तो और पिट्यूटरी क्या होगी? डिसफंक्शन होगा। और वो FSH रिलीज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि या तो पिट्यूटरी डिसफंक्शन है या फिर ओवरी जो है वो FSH के लिए रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, उन 2 कारणों से। उससे क्या होगी? जो ये फॉलिकुलर फेज थी ये लंबी चलेगी, और लॉन्ग टाइम बाद में क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, जिसके कारण क्या होगी? ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलता है। उसके बाद आता है फंक्शनल मेनोरेजिया। इसमें क्या था कि इर्रेगुलर राइपनिंग होती है, किसकी? एंडोमेट्रियम की। इर्रेगुलर राइपनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, कोई फिक्स साइकिल नहीं है, साइक्लिक ब्लीडिंग लेकिन अमाउंट में ज़्यादा होती है। हो सकता है कि साइक्लिक ब्लीडिंग हो लेकिन अमाउंट में क्या होती है? ज़्यादा होती है मेनोरेजिया में। उसके बाद पढ़ते हैं एनओव्यूलर ब्लीडिंग। एनओव्यूलर ब्लीडिंग में होता है कि मेनोरेजिया में क्या होती है? ब्लीडिंग साइक्लिक होती है लेकिन अमाउंट में और ड्यूरेशन में ज़्यादा होती है, यानी कि 9-10 दिन तक चलती है, और कितने ml? 80 ml से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, वो एनओव्यूलर ब्लीडिंग होती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं एक बार। यानी कि फीमेल के अंदर एनओव्यूलेशन कंडीशन है, यानी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एग रिलीज नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन क्या होगा? एब्सेंट होगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, यानी कि एक फिक्स पीरियड तक ही एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है, उसके बाद में क्या होती है? प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है और एंडोमेट्रियम की क्या होती है? शेडिंग शुरू हो जाती है, यानी ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है। ये होता है जनरली पीरियड। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन एब्सेंट है तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ किसके नियंत्रण में हो रही है? एस्ट्रोजन हार्मोन के नियंत्रण में हो रही है, और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? इसमें बढ़ा हुआ है। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ किसके अंदर होगी? फिर एस्ट्रोजन के अंदर, और एस्ट्रोजन अपने अमाउंट में क्या है? बढ़ा हुआ है। तो एस्ट्रोजन के बड़े होने के कारण एंडोमेट्रियम की ग्रोथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो ब्लीडिंग भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर?
दूसरा कारण ये हो सकता है कि FSH का नेगेटिव फीडबैक गया, ठीक है। FSH का नेगेटिव फीडबैक के कारण क्या होगा, FSH क्या होगा, अपने अमाउंट में कम होगा। FSH अगर कम होगा तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है और लॉन्ग टाइम तक होती है, ठीक है। FSH कम ही रहता है, नेगेटिव फीडबैक ही है उसके लिए। FSH जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक फॉलिकल मैच्योर होना शुरू नहीं होंगे, तब तक साइकिल रिपीट नहीं होगा। FSH जब तक अपने लेवल में डाउन रहेगा तब तक क्या होगी, फिर वो एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, लॉन्ग टाइम तक होती है। उसके बाद है सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया, मेट्रोपैथिया या फिर हिमोरेजिका या फिर स्कोलेडर्स डिजीज़, ठीक है, पढ़ते हैं। ये जो होता है ये एक डिजीज़ है जो कि प्री मीनोपोजल वुमेन में पाई जाती है। कोई प्रकार किसी तरह का कोई एनोवुलेशन ही तो है, इसमें ओवुलेशन नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, कम होगा। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ किसके अंडर में होगी, एस्ट्रोजन हार्मोन के अंडर में होगी। तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिससे क्या मिलेगी, यूट्रस के अंदर हाइपरट्रोपी देखने को मिलती है। और जब एस्ट्रोजन कम होता है, जैसे एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा, क्या होगी, हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर DUB के। ये कंडीशन जो है 30 से 45-40 साल की उम्र में देखने को मिलती है। कंटिन्यू इसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है। 3 से 7 दिन से भी अधिक क्या होती है, इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। और जब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो क्या देखने को मिलेगा, फीमेल में एनीमिया देखने को मिलेगा। फिर देखते हैं यूटेराइन चेंजेस, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है इस पीरियड के दौरान। यूट्रस के अंदर साइज़ तो पहले से बड़ा हुआ, क्योंकि एंडोमेट्रियम की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, हाइपरट्रोफी होती है। तो हाइपरट्रोफी ऑफ मसल्स के कारण यूट्रस का साइज़ क्या होगा, बड़ा हुआ मिलेगा, सीधी सी बात है। एंडोमेट्रियम क्या होगी, थिकनेस जो होगी वो क्या होगी, बड़ी हुई मिलेगी और क्या होगी, पॉलीपॉइडल होगी। माइक्रोस्कोपी से देखते हैं तो एंडोमेट्रियम के अंदर क्या मिलेगा, हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। और एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती है उसके अंदर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी और स्विस चीज पैटर्न, ठीक है, स्विस चीज पैटर्न देखने को मिलता है किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। इसमें क्या होता है कि कुछ एंडोमेट्रियम की जो ग्लैंड होती है वो स्मॉल देखने को मिलेगी और कुछ जो होगी वो लार्ज देखने को मिलेगी। तो इसे बोलते हैं स्विस चीज पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये किस में देखने को मिलता है, स्विस चीज पैटर्न DUB में देखने को मिलता है, ठीक है। ओवेरियन चेंजेज, एक या दोनों में सिंगल या मल्टीपल सिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ओवेरियन चेंज में यही होगा कि जो ओवरी होती है, ठीक है, उन दोनों ओवरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सिंगल या मल्टीपल सिस्ट देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है हमें, उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या है, उसकी ऑप्स की हिस्ट्री क्या है, ये दोनों लेनी है। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग को मेज़र करना है, यानी कि कैसे करते हैं, उसके पेड्स की संख्या के द्वारा मेज़र करते हैं हम। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका नेचर कैसा है, यानी कि साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है, यानी कि कितने ड्यूरेशन के बाद में रिपीट हो रहा है वो, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के बाद में। OCPs है, कोई ले रही है, OCPs ले रही है, या फिर IUD है तो उसकी हिस्ट्री लेनी है। फिर उसका पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे हम। और क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज चेक करेंगे हम, और हीमोग्लोबिन ग्राम % चेक करेंगे, BTCT चेक करेंगे, TSH का लेवल, T3 T4 थायराइड हार्मोन चेक करेंगे। DNC की अगर हिस्ट्री है तो वो लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाएंगे, उसकी क्या होती है बता दूंगी, आएगा ये भी, या फिर हिस्टेरोस्कोपी करवाते हैं। उसके बाद इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसका मैनेजमेंट करते हैं हम, जनरल है, एक तो जनरल मैनेजमेंट है, फिर एक मेडिकल है और एक होती है सर्जिकल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में क्या करना है, पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, एनीमिया जो है पेशेंट के अंदर उसको ठीक करना है, यही कर सकते हैं जनरल में तो हम। मेडिकल में है, 2 तरह से होता है, एक तो हार्मोनल ट्रीटमेंट है, एक नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। हार्मोनल ट्रीटमेंट के अंदर हम उसको ओरली क्या देते हैं, एस्ट्रोजन कंजुगेट देते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन की ड्रग्स देते हैं। प्रोजेस्टेरोन देते हैं, नोरेथिस्टिरोन या फिर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट की ड्रग देते हैं। OCPs देते हैं और GnRH एनालोगस देते हैं। नॉन हार्मोनल के अंदर हम क्या देते हैं, NSAID देते हैं या फिर मेफेनेमिक एसिड दे देते हैं, ठीक है, पेन किलर के लिए। सर्जिकल के अंदर यही है कि DNC करवाओ, उस एंडोमेट्रियम को क्लीन करो, या फिर क्या कर सकते हैं, एंडोमेट्रियन एब्लेशन करवाते हैं।
जिसके लिए 3 प्रकार से एब्लेशन होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, फर्स्ट है डीएनसी, सेकंड है एंडोमेट्रियन एब्लेशन, थर्ड है लेज़र एब्लेशन करवाना है, चौथा है रोलर बॉल एब्लेशन, और पांचवा आता है कि यूट्रस को निकाल देना है, यानी यूट्रस का रिमूव करना, यानी हिस्टेक्टोटोमी करवाना है। ठीक है, तो ये थी आपकी डीयूपी। आज के लिए इतना ही, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।